नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा जो बिंदु है वो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति से हमारा अभिप्राय है यानी किसी शब्द का अर्थ हम जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं या जिस माध्यम से हमें शब्द का अर्थ मालूम होता है वह माध्यम शब्द शक्ति है जो कहलाता है। तो इस हिसाब से हमारी ये परिभाषा है, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम शब्द शक्ति है जो कहलाता है। हमारे हिंदी साहित्य के अंदर भारतीय काव्य शास्त्र के जो प्राचीन विद्वान हैं आचार्य मम्मट, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काव्य प्रकाश के अंदर हिंदी के अंदर जो 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के उनके अर्थ हैं जो बताए हैं। सबसे पहला जो शब्द है वाचक शब्द। वाचक शब्द के जो अर्थ हैं वो है वाच्य अर्थ। इसका सीधा और सामान्य अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति कोई वाक्य बोलता है या कोई शब्द बोलता है और उसका जो अर्थ है वो सीधा और सरल अर्थ होता है, वह है जो आपके वाचक शब्द है जो कहलाता है। इसी के अंदर जो दूसरा शब्द है आपके लक्षक शब्द, यानी ऐसा शब्द या ऐसा अर्थ जिस शब्द का अर्थ है हम लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जाता है तो वह शब्द है जो लक्ष्य अर्थ की श्रेणी में जो आता है। तीसरा आपका आता है व्यंजक शब्द और व्यंग्य अर्थ, यानी जिस शब्द का अर्थ न तो हम वाच्य अर्थ के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं और न ही लक्ष्य अर्थ के माध्यम से। उसके अतिरिक्त तीसरा जो अन्य है व्यंग्य, यानी व्यंग्य के माध्यम से जिस शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है वह शब्द व्यंजक शब्द है जो कहलाता है। तो इसी के आधार पर हिंदी के अंदर जो शब्द शक्ति हैं वह 3 प्रकार की हैं जो होती हैं। सबसे पहली जो शब्द शक्ति हैं वह होती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति का सीधा और सरल आशा यह है कि जो भी वाक्य होता है या हिंदी के अंदर जो बात कही जाती है उसका सीधा और सरल है जो मुख्य अर्थ है जो ग्रहण किया जाता है। तो इस हिसाब से इसकी जो परिभाषा है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है वह अभिधा शब्द शक्ति है जो कहलाती है। तो इसके हिसाब से हम इससे उदाहरण देते हैं। जैसे ये एक वाक्य लिखा है किसान फसल काट रहा है, तो इसका जो अर्थ है वो यही है कि किसान अपनी खेत के अंदर फसल है जो काट रहा है। तो इसका अर्थ जानने के लिए या समझने के लिए हमें कुछ अन्य प्रकार से अधिक कुछ सोचने की आवश्यकता है जो नहीं होती है और सीधा इसका अर्थ है जो हमारे दिमाग में आ जाता है। इसी का जो दूसरा अर्थ है जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो ये भी आपके सीधा और एकदम सरल वाक्य है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो इसमें भी हमें किसी प्रकार की कोई अन्य दुविधा नहीं होती है। तो ये जो वाक्य हैं वे अभिधा शब्द शक्ति की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनका जो अर्थ है वह वाच्यार्थ या मुख्यार्थ के माध्यम से हमें आसानी से समझ में है जो आ जाता है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं कि शब्द शक्ति का जो दूसरा जो भेद होता है वह होता है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होता है, यानी लक्षणा का मतलब होता है लक्षण के आधार पर, यानी जिस शब्द शक्ति के अंदर हमें शब्द के लक्षण के माध्यम से उसके अर्थ की जानकारी होती है वहाँ आपके लक्षणा शब्द शक्ति हैं जो होती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब शब्द के वाच्यार्थ का मतलब यह होता है जो उसका मुख्य अर्थ है जो होता है तो उस पर अतिक्रमण करके लक्षणों के आधार पर हम जो अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो जो अन्य अर्थ के आधार पर हमें जो लक्षणा शब्द शक्ति है जो होती हैं। अब जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है या उससे पहले जो लक्षणा शब्द शक्ति हैं उससे भी कुछ भेद है। पहला जो भेद है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है जो आपके प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा का मतलब होता है परंपरा के आधार पर, यानी हमारे हिंदी के अंदर कुछ ऐसे वाक्य होते हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा परंपरा के आधार पर मतलब हिंदी के अंदर परंपरा के आधार पर नियमित रूप से उनका प्रयोग है जो किया जाता है। तो इस आधार पर इसकी परिभाषा हो जाती है कि जब किसी काव्य में परंपरा या रूढ़ि के आधार पर या उसको आधार बनाकर कोई बात कही जाती है तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है जो किया जाता है। अब कैसे होता है, जैसे इसमें बात बताई गई है बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। अब हरिश्चंद्र कौन थे कि भारत के एक सबसे प्रसिद्ध राजा थे, यानी सत्यवादी राजा जो हमेशा सत्य वचन का पालन है जो करते थे। तो अब इनका नाम का प्रयोग ऐसे किया जाता है कि भाई जैसे कोई भी व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है या सत्यवादी होता है तो उस व्यक्ति के लिए आप
हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसी के लिए होता है कि बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। यानी कहने का मतलब है कि हरिश्चंद्र का मतलब ये नहीं है कि वह जो व्यक्ति हैं वह राजा हरिश्चंद्र हैं। कहने का मतलब ये है कि वह जो पुरुष हैं वह राजा हरिश्चंद्र के समान ही, यानी उन्हीं के लक्षणों के आधार पर वह भी उन्हीं के समान है जो सत्यवादी हैं। इसका दूसरा अर्थ हम देखते हैं, कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि जो पूरा कश्मीर है वह रक्त या खून में डूबा हुआ नहीं है। मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर हमेशा कहीं न कहीं जैसे कुछ उपद्रव या ऐसे माहौल होते हैं जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले जो निवासी होते हैं वे विभिन्न समस्याओं में फंस जाते हैं। यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये खून खराबा होता है और उन्हें नुकसान होता है। इसी वजह से वहाँ के जो निवासी हैं वे हैं जो रक्त में है जो डूबे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो लक्षणा का पहला जो भेद है रूढ़ा लक्षणा, जो यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो परंपरा को आधार बनाकर है जो किया जाता है। अब इसका जो दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का मतलब होता है कोई विशेष उद्देश्य, यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य से आधार पर किया जाता है और उसी उद्देश्य के आधार पर उन शब्दों के लक्षण है जो ग्रहण किए जाते हैं। तो अब इनकी परिभाषा क्या हो जाती है कि जहाँ विशेष प्रयोजन यानी किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर जब उस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रयोग करने से वहाँ पे हमें लक्ष्यार्थ का बोध होता है, यानी एक विशेष लक्षण का बोध है जो होता है। तो उसी लक्षण के आधार पर उस वाक्य में या उस काव्य में प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है जो होती है। अब ये कैसा होता है, जैसे ये आपके दीर्घा है आओ मेरे शेर, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ये व्यक्ति वाक्य बोल रहा है और वह जिसके बारे में बोल रहा है वह व्यक्ति शेर नहीं है, लेकिन शेर से हमारा सामान्य अर्थ ये होता है कि शेर जो कि एक सबसे साहसी और बहादुर जानवर होता है, और शेर की उपमा उसी व्यक्ति को दी जाती है जो शेर के समान ही साहसी होता है, बहादुर होता है या शक्तिशाली होता है। यानी कि वो जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा है वह व्यक्ति शेर के समान बहादुर है, साहसी है, यानी वह उस व्यक्ति को शेर के समान ही बहादुर है जो बताना चाहता है। यानी उस व्यक्ति का यह उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति के बारे में ये शब्द प्रयोग किया गया है वह व्यक्ति शेर के समान है। अब इसका मध्यम उदाहरण देखते हैं, जैसे है उसका मन पत्थर का बना हुआ है। अब जैसे किसी व्यक्ति का जो मन है वो कभी पत्थर का नहीं होता है, लेकिन पत्थर से हमारा सामान्य आशय ये होता है कि पत्थर है जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही कठोर है जो होता है, और जिस व्यक्ति का हृदय, जिस व्यक्ति का जो मन है वह पत्थर के समान कठोर होता है, या जिस व्यक्ति के मन के अंदर किसी प्रकार की कोई दया भावना नहीं होती है, तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ बात बताने के लिए हम इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग करते हैं कि भाई उसका मन पत्थर का बना हुआ है, यानी उसके मन के अंदर किसी प्रकार की कोई दया भावना है जो नहीं है। तो ये जो बात है वह भी उस व्यक्ति के हृदय के बारे में या उसकी दया भावना को बताने के उद्देश्य से जो इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसी की श्रेणी में हम आगे समझते हैं कि जो शब्द शक्ति होती है उसका तीसरा और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो बिंदु या तीसरा जो भाग है वह है आपके लक्षणा शब्द शक्ति। यानी लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति जो है आपके दूसरी शब्द शक्ति होती है। तीसरा जो सबसे मुख्य और जो बिंदु है वह है हमारे व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे न तो हमें वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ का बोध होता है और न ही लक्ष्यार्थ यानी लक्षणा शब्द शक्ति के आधार पर हमें किसी शब्द का अर्थ मालूम होता है। इन दोनों के अलावा जब हमें किसी तीसरे अर्थ के बारे में जानकारी होती है या कोई तीसरा अर्थ हमें मालूम होता है तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति या एक व्यंग्यार्थ, एक व्यंग्य का बोध होता है, तो उसी व्यंग्यार्थ के आधार पर उस शब्द शक्ति को हमें जो व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ और संकेतित अर्थ के पश्चात जब एक विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है, यानी ऐसा अर्थ जो न तो वाच्यार्थ के आधार पर होता है और न ही लक्ष्यार्थ के आधार पर, बल्कि तीसरा जो अर्थ होता है जो व्यंग्य के आधार पर होता है और उसे हमें जो व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो जिस शब्द शक्ति का अर्थ व्यंग्यार्थ के माध्यम से हमें ज्ञान होता है वह शब्द शक्ति है जो व्यंग्यार्थ का बोध दिलाती है, उसे हमें जो व्यंजना शब्द शक्ति है जो कहते हैं। अब हिंदी के अंदर जो व्यंजना शब्द शक्ति है उससे भी दो रूप होते हैं। पहली जो होती है शाब्दिक व्यंजना और दूसरी जो होती है आपके आर्थी व्यंजना। अब शाब्दिक व्यंजना से हमारा क्या अभिप्राय है, शाब्दिक का मतलब होता है शब्द,
यानी जहाँ काव्य में या किसी वाक्य में शब्द के आधार पर या शब्द के अंदर ही कोई व्यंग्य निहित होता है और शब्द के माध्यम से किसी के ऊपर व्यंग्य किया जाता है, तो वहाँ पे हैं जो आपके शाब्दिक व्यंजना होती हैं। अब दूसरा है आपके आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना से हमारा अभिप्राय है यानी अर्थ के आधार पर, जहाँ काव्य में या वाक्य में हमें अर्थ के माध्यम से व्यंग्य के बारे में जानकारी होती है, वहाँ पे आपके आर्थी व्यंजना होती हैं। अब जैसे कोई कहता है उसने कहा संज्ञा हो गई। अब वैसे जो सामान्य बात है संज्ञा हमेशा होती है और हर कोई कहता है कि भाई संज्ञा होगी, लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति के कहने का अभिप्राय यह है कि भाई संज्ञा हो गई है, और संज्ञा होने से हमारा अभिप्राय यह है कि भाई शाम का समय हो गया है, यानी जो पशु पक्षी हैं जानवर हैं उनका घर आने का समय हो गया है। उसके अलावा भी जैसे मंदिर जाने का समय हो जाता है, शाम के समय मंदिर में जैसे पूजा करना है उसका समय हो जाता है, या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो शाम के समय संज्ञा होती हैं जो शुरू हो जाते हैं। तो संज्ञा हो जाने से हमारा अभिप्राय है कि दूसरे अन्य जो कार्य हैं उनके होने का समय जो हो गया है। उसके बाद जो दूसरा उदाहरण देखते हैं 10 बज गए। अब 10 बजना एक सामान्य बात है, लेकिन यहाँ पर हमारा 10 बज गए कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे कोई सामान्य कर्मचारी जब अपने कार्यालय जाता है तो वहाँ जाने का उसका समय होता है 10 बजने का, तो उसको सीधी बात न कहकर उसे केवल इतना ही बताया जाता है 10 बजे, यानी कहने का अभिप्राय ये है कि उससे कार्यालय जाने का समय हो गया है। या जैसे कोई विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद में ये मालूम हो जाता है कि भाई 10 बजे हैं, यानी विद्यालय का जो समय है वो अब शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से हमारे सप्तशती का जो मुख्य बिंदु हैं वो हमारे कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 नंबर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, तो इस हिसाब से जो ये सप्तशती हैं, यानी सप्तशती का सामान्य और सीधा अर्थ यही होता है कि भाई किसी शब्द का अर्थ हम जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं वह माध्यम सप्तशती है जो कहलाता है। धन्यवाद।